everyone. Welcome to Dream Labasna. In today's prelims news, we are here to talk about the Constitution Day of India. Every year, 26th of November is celebrated as Samvidhan Divas or Constitution Day of India to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26th November 1949, Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th January 1950. Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th November 2015 notified the decision of Government of India to celebrate the 26th November of every year as Constitution Day. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार का ये डिसीजन नोटिफाई किया कि 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया जाएगा टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग द सिटीजन्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के बारे में। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, यानी कि हमारे इंडिया में जो सोल पावर है वो यहाँ के सिटीजन्स हैं। फिर इसमें ये कुछ वर्ड्स हैं इम्पोर्टेंट, इनके बारे में जान लेना ज़रूरी है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब हम इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियम्बल के कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तीसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फोर्थ इज डेट ऑफ द अडॉप्शन। ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। इस पर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन भी आ चुका है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? तो वो है पीपल ऑफ इंडिया। हमारा प्रियम्बल की पहली लाइन ही यही, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और दूसरा कंपोनेंट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी वाला स्टेट डिक्लेयर किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। और ये अडॉप्ट कब हुआ था? नवंबर 26, 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रियम्बल के की टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा सॉवरेन। सॉवरेन टर्म इंडिकेट करता है कि इंडिया नाइदर एक डिपेंडेंसी है नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, बट इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, अपने खुद के डिसीजंस सब कुछ अपने आप ले सकता है और अपनी टेरिटरी के किसी भी पार्ट को दूसरी कंट्री को दे सकता है या किसी भी दूसरे की टेरिटरी को अपने अंदर सीड कर सकता है, ऑफ कोर्स बाय अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ फॉर इंडिया और यूएन मेंबरशिप डज नॉट डिमिनिश इट्स सॉवरेनिटी। अब हम अगले टर्म की बात कर लेते हैं, सोशलिस्ट की बात करते हैं। तो इस टर्म को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट नाम का वर्ड नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐड किया था। हाउएवर, वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन existed that indicated the socialistic nature of our constitution। इस शब्द को इसमें ऐड करने से पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी सारी चीज़ें थीं जो कि ये इंडिकेट करती थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्टिक नेचर का है। फॉर एग्जांपल, डीपीएसपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको सोशलिस्ट ही बनाती हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 1955 में। इंडियन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म जो है वो मिक्स्ड है, गांधीयन का और मार्क्सिस्ट का, इन दोनों का मिक्स जो है वो इंडियन स्टाइल ऑफ सोशलिज्म है। ये यहाँ पे अब हम अपने प्रियम्बल के अगले टर्म सेकुलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। हाउएवर, सुप्रीम कोर्ट in 1974 said that although the secular state was not expressly mentioned in the constitution,
There can be no doubt that constitution makers wanted to establish a secular state. सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर स्टेट के बारे में कोई बात मेंशन नहीं थी, लेकिन इस बारे में कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहते थे. दिस इज एविडेंट व्हेन वन कंसीडर्स द सेकुलर फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जांपल, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट एटसेट्रा. अब हम अगले टर्म की बात करें, डेमोक्रेटिक की. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिशेस अ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलर सॉवरेनिटी पे बेस्ड डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है. आवर डेमोक्रेसी इज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन कंसर्निंग द कंट्री. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कंट्री से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं. आवर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर बेस्ड है, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. जिसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के को रिस्पॉन्सिबल है. द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. हमारे प्रियम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है वो एक लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से यूज़ किया गया है, जिसमें से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आती है. अब हम बात कर लेते हैं अपने टर्म रिपब्लिक के बारे में. तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. इसका मतलब है इट्स ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. इसका मतलब है कि भारत सरकार के अधीन जितने भी ऑफिसेज सरकारी ऑफिसेज हैं वो भारत के हर नागरिक के लिए खुले हुए हैं. अनलाइक द यूके वेयर द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री इज रिजर्व्ड फॉर द मोनार्की. जैसा कि यूके की तरह नहीं है कि वहाँ पे जो हाईएस्ट ऑफिस है वो केवल मोनार्की के लिए ही खुलता है. अब हम बात करेंगे प्रियम्बल के अगले इम्पोर्टेंट टर्म जस्टिस के बारे में. इसको हमने बारो किया था यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से. हमारे इंडिया में जस्टिस जो है वो 3 टाइप की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. सोशल जस्टिस जो डिनोट करता है वो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन से. बिना किसी का सोशल डिस्क्रिमिनेशन किए सबको बराबर ट्रीट करना ही सोशल जस्टिस है. इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स. और जो हमारा पॉलिटिकल जस्टिस है, इट मीन्स ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं सबके पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स होंगे, सबको इक्वल एक्सेस होगा सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस का, और सरकार में सबकी वॉइस जो है वो इक्वल होगी. कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो कॉम्बिनेशन है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का. अब हम अपने अगले टर्म की तरफ पढ़ेंगे और बात करेंगे प्रियम्बल के इम्पोर्टेंट टर्म लिबर्टी के बारे में. लिबर्टी मीन्स absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individuals. लिबर्टी का मतलब होता है कि इंसान जो है अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और साथ ही साथ लोगों को अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. हमारा प्रियम्बल ये एश्योर करता है हर सिटीजन के लिए लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप थ्रू वेरियस प्रोविजंस. इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड डब्ल्यू. TXPFW हमारे प्रियम्बल में ये 5 टाइप की लिबर्टी दी गई है. और इस लिबर्टी के आइडियल को हमने बोरो किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टर्म की तरफ, यानी कि इक्वालिटी की. इसके बारे में बात कर ले तो इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इक्वालिटी का मतलब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस ना हो. एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सारे इंडिविजुअल्स के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हों बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के.
प्रियम्बल में इक्वालिटी एम्ब्रेसेस सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, 3 टाइप की इक्वालिटी की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। और इस आइडियल को हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ब्रॉट किया था और वेरियस प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो इस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं या उसको लागू करवाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की तरफ, यानी कि फ्रेटर्निटी के बारे में बात करेंगे। इस आइडिया को भी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ब्रॉट किया था। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की भावना, बंधुत्व की भावना। प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज़ टू एश्योर 2 थिंग्स। हमारे प्रियम्बल ने ये डिक्लेयर किया है कि फ्रेटर्निटी में 2 चीज़ें एश्योर होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। पहली चीज़ है आदमी की डिग्निटी, दूसरा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंटीग्रिटी शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जो कि 1976 में हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू प्रमोट अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी थ्रू द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रोविजंस इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा संविधान जो है वो बंधुत्व की भावना को 2 तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करता है। पहला है सिंगल सिटीजनशिप और दूसरा है जो प्रोविजंस हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंक्लूडेड हैं उनके थ्रू। डॉक्टर के एम मुंशी ने ये अपॉइंट किया था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल signifies that constitution not only ensures material betterment and maintain a democratic setup, but it also recognizes that personality of every individual is sacred। डॉक्टर के एम मुंशी के हिसाब से किसी इंसान की डिग्निटी जो है वो सिग्निफाई करता है कि उसकी पर्सनालिटी जो है इंडिविजुअल की वो बहुत पवित्र है। बाकी इसमें दिया हुआ है, करेंगे प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। बेरुबारी यूनियन केस जो कि 1960 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और इस ओपिनियन को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स भी किया था, किसमें, केशवानंद भारती के केस में, जो कि 1973 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और बाद में इस ओपिनियन को LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी कंफर्म किया गया था। अब एक नोट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यह है कि दो प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये लेजिस्लेचर के लिए पावर, सोर्स ऑफ पावर नहीं है, और ना ही उसकी पावर्स पर कोई प्रोहिबिशन क्रिएट करता है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, दैट इज इट्स प्रोविजंस आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल और उसके अमेंडेबिलिटी के बारे में। तो केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने ये बोला था कि द बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन as contained in the preamble cannot be altered by any amendment under Article 368। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं हम 368 आर्टिकल के अंडर। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार प्रियम्बल का अमेंडमेंट हुआ है, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब 3 टर्म ऐड किए गए थे उसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप लोगों को कितना लेक्चर समझ में आया है। द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 1, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटमेंट नंबर 2, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। स्टेटमेंट नंबर 3, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नंबर 4, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नंबर 5, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। Which one of the following is correct order in which they appear in the preamble? आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है जिसमें ये सारे टर्म्स प्रियम्बल में आए हैं। ऑप्शन ए 51243, ऑप्शन बी 32145, ऑप्शन सी 31254 एंड ऑप्शन डी 12435। आप लोग आंसर को कमेंट सेक्शन में
लिख कर भेजें। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को लाइक कर दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के बारे में अपने विचार अवश्य रखें। थैंक यू सो मच।